हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स पार्ट सेकेंड रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर अगला। रोज यही बोलते हो सर जी, तुम रोज यही बोलते हो, फंसाते तुमको वो, तुरंत नहीं पढ़ाते हो ना। तो चलो पढ़ाई करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, इसके पीछे हमने देखा था कि इसके पीछे हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखा था, कुछ सवाल भी करते बढ़िया बढ़िया समझ से करा था। आज हम देखेंगे, आज के टॉपिक का नाम अगर मैं बताऊं ना तो रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। ये क्या होता है सर? तुमने इंग्लिश ला ला के मेरा मूड शुरू में खराब कर दिया है, क्या किया तुमने? तो रियल मीन्स होता है वास्तविक और डेप्थ मीन्स गहराई। आज हम बात करेंगे वास्तविक गहराई व आभासी गहराई पर। आभासी गहराई पर नहीं याद आ रहा? चलो हम बताते हैं आपको, फार्मूला प्रूफ भी कराएंगे, कोई दिक्कत ना है, अब बस देखते चलो। और जो छोटी छोटी बातें हैं ना उसको नोट करने के लिए कॉपी पेन निकाल लो, ताकि काम भी होता रहे, पढ़ाई भी होता रहे। कॉपी पूरी करने का काम है, देख के पढ़ना पढ़ाई है। कॉपी पूरी करना ही पढ़ाई है सर जी, तुम झूठ बोलते हो, तुम गलत बोलते हो। चलो यहाँ पे पढ़ो। अच्छा, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई क्या होता है? नहीं, ये कहाँ से आया? तो मान लो कि मान लिया आपके हाथ में एक सिक्का है। आपके हाथ में क्या है? एक सिक्का है। तो वो सिक्का अगर एक भरे ग्लास में, कांच का ग्लास आपके पास अगर है, कांच का ग्लास है तो उसमें गिरा दो आप। सिक्का गिरा दो सर, सिक्का गिरा देंगे मेरे पास पैसा कम हो जाएगा। लड़कियों के लिए तो काफ़ी दिक्कत होगी, बहुत गुलक करती हैं बच्चियाँ, बहुत गुलक करती है ना। तो सिक्का गिराएंगी ना, तो गिरा देना बेटा, निकाल लेना, फिर निकाल लेना, किसी को दान ना देना है, निकाल लेना। तो यहाँ पे ग्लास है, ग्लास में पानी भरा है, सिक्का गिरा दिया, डरना ना, सिक्का तुम्हारा मिल जाएगा, मिल जाएगा। तालाब में नहीं गिरा रहा हूँ, नदी में नहीं गिरवा रहा हूँ, ग्लास में गिरवा रहा हूँ, परेशान ना हो। तो गिरा दिया ना तुमने, तो अगर बाहर से देखा जाए, अगर ग्लास के ऊपर से देखा जाए तो सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। देखो ग्लास में गिरा, ये मान लिया अपना ग्लास है। बच्चियों के लिए एक बड़ा सा सॉरी, अगर गुस्सा आ रही हो बच्चियां तो सॉरी। चलो, इसमें पानी भरा है मान लो, बच्चे तो गिराएंगे ना, बच्चे क्या गिराएंगे? पढ़ाई से लेना देना कुछ है ना? है सर जी, काहे परेशान कर रहे हो आज बच्चों को तुम? चलो अच्छा देखो, अच्छा मान लिया बच्चों ये ग्लास है, अपने पास पानी पूरा लबालब भरा है। यहाँ पे आपका सिक्का अगर यहाँ पे गिरा ना, यहाँ पे अगर सिक्का आपका गिर गया अगर, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी वास्तविक गहराई है, इसे बोलते हैं रियल डेप्थ। यहाँ से यहाँ तक मान लो 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर मान लो, इसकी वास्तविक गहराई है। बट अगर आप ऊपर से देखोगे, अगर यहाँ पे ऊपर से आप देखोगे ऐसे, ऐसे ऊपर से इनको देखोगे तो ये लगेगा थोड़ा मोड़ा ऊपर है। तो आपके देखने पर जो ऊंचाई दिख रही है ना सरफेस से, वह इसका क्या है? ये है आभासी, यानी कि एपरेंट है। यह क्या इसे बोलते हैं? एपरेंट डेप्थ। इसे क्या बोलते हैं? रियल डेप्थ। समझ में आ गया ना? यही देखना है ऐसे कैसे ऊपर होता है, कहाँ ऊपर दिखाई देता है, सूत्र क्या होता है, यही सब देखना है आज आपको। तो मन तो खुश हो गया होगा, लेकिन सर जी आपने मन तो बिगाड़ दिया हमारा। सॉरी, एक बड़ा सा सॉरी। चलो अच्छा, कह के सॉरी बोल लेते हो ना, कह के सॉरी बोलते हो तुम, बहुत बुरी बात है, बहुत गंदी आदत है तुम्हारी, कल से पढ़ाई नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे बढ़िया सा लेते हैं। मान लिया एक बड़ा सा हमारे पास टब है। छोटे मोटर चालू कर, छोटे मोटर चालू कर, नीचे से पानी भर रहा है। मतलब तुम्हारे छोटे भाई ने बोला, तुमने जो मोटर चालू कर दो, गुस्सा के बोलोगे तो ना करेगा वो। अभी आजकल सबको प्रेम चाहिए ना, जो कोई गुस्सा के काम नहीं करवा पाएगा किसी से। गुस्सा के बोलोगे तो हाँ
अपना सिक्का बर्बाद करो, तुम अपना गिराओ, हम काहे टप चालू करें, तुम खुदे कर लो, गुस्सा के बोलोगे तो 2-3 थप्पड़ जड़ देंगे, बता ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे पूरा पानी भरा है, जाम पानी भरा है पूरा। चलो तो जगह छोड़ देना चाहिए था, देखेंगे तो पता ना चलेगा। चलो फिलहाल यहाँ पे अगर सिक्का गिरा है आपका, यहाँ पे क्या हुआ है, क्वाइन गिरा है, क्वाइन, या फिर से ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, कुछ भी हो सकता है। आपके पास सिक्का होगा, सिक्का ही गिराना, कोई कुछ भी गिराया, कोई कुछ भी गिराएगा। नहीं, पेंसिल वेंसिल अगर गिरा दो थोड़ा उठा हुआ लगता है, ऐसा क्यों होता है मेरे बच्चों? इधर देखो, जाग जा मेरे बच्चे, चल पढ़ाई कर ले। देखो यहां से वस्तु से चलने वाली 2 किरणें हमको चाहिए, तभी तो कोई यहां से अगर ऑब्जर्वर है, मान लो यहाँ पे कोई देखने वाला ऑब्जर्वर है, तो वस्तु से जब रे आएगी तब न देखेगा, वैसे थोड़ी देखेगा। वस्तु से रे आएगी तब देखेगा ना। तो अब हमने जानते हैं अपवर्तन है, क्योंकि देखो इस वाले माध्यम से इस वाले माध्यम में जा रही है, पारदर्शी माध्यम है, या एयर है, या एयर कह सकते हो है, और यह क्या है, वाटर है, वाटर से एयर में रे जाएगी। यानी कि वस्तु से चलने वाली, देखो अगर तुम यहाँ पे पीछे कोई भी दर्पण अगर पढ़ते थे तो वहाँ पे किरण कहाँ से चलती, वस्तु से चलती थी ना, तो वस्तु से पहली रे तो सीधी जाएगी, सीधी निकल जाएगी। आप जानते हो यह क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, आप ये जानते हो। ये सीधी जाएगी, अपना सीधे गुजर जाएगी। एक ऐसा केस है, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। लंबवत अगर जा रही है तो तल के लंबवत पड़ेगी, तो वहाँ झुकना उकना ना, सीधे निकल जाना है, तो नियम होता है इसका। देखा भी आपने पिछले वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में। दूसरी रे जो तिरछी जाएगी ऐसे, अगर तिरछी जा रही है तो यहाँ पे इस वाले तल, यही इसका लास्ट वाला तल है मान लो, यहाँ पे एक नॉर्मल मिलेगा आपको, यहाँ मतलब कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मिला, तो यहाँ पे एक आपको नॉर्मल मिलेगा। नॉर्मल मिला, अब यहाँ से क्या होगी, ये इधर कहीं को झुक जाएगी ऐसे। अब सघन से विरल में जा रही है, वाटर से एयर, डेंस टू रेयरर जा रही है, तो इनको नॉर्मल से दूर भागना है तय। तो अब कोई भी देखेगा, अगर कोई ऑब्जर्वर है, अब एक बात और जान लो, ये बहुत ये दिख रहा है छोटा मोटा, आँख से इतना बड़ा तुम फैला रहे हो, ऐसा कुछ ना होता है, सब तुम्हारी आंखों का ही खेल है। ये बहुत छोटा छोटा होता है, इनके बीच का एंगल टेंस टू 0, पैरा एक्सियल रेज है, नोट कर लो। ये रे कैसा होना चाहिए, पैरा एक्सियल रेज होना चाहिए, बहुत सटी सी। अब आपकी आँख कितनी छोटी सी, अब रे इतना चौड़ा देख पाओगे क्या, इतने चौड़ा रे आना चाहिए, बहुत छोटा एंगल होता है इनके बीच, कैसा एंगल बहुत छोटा होता है। पैरा एक्सियल रे का होना जरूरी है, बात नोट कर लो, अभी आगे सब चीजें बताते हैं हम आपको। तो देखने वालों को क्या लगेगा, यहाँ से देख रहा है कहेगा एक रे यहाँ से आ रही है, एक रे यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से थोड़ी सोच पाएगा। हमारी आंख आसानी वाले से काम करती है, नहीं कि ऐसे घूम के आ रहा होगा, थोड़ी सोचेगा। आंख सोच रही है कि रे इधर कहीं से आ रहा है। लो, अब यानी कि 2 रे यहाँ पे कट दी, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा क्वाइन का इमेज। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यह क्या है, इसका इमेज है। साइज वाइज की बात ना कर रहे हैं, केवल ऊंचाई की बात कर रहे हैं, कितना ऊपर बनेगा। तो हम इस समझ में आ गया ना। ये बहुत पतली रे, अपनी आंख को देख सकते हैं, इसके इससे बड़ा आंख बना सकते हो, एक बड़ा सा आंख, ठीक है। तो समझ में आया ना, इसीलिए ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और कोई कारण नहीं है, इसीलिए ऊपर उठा दे। बगल से देखोगे कुछ और घटना घटेगी, लेकिन कुछ परिवर्तन तो दिखाई देगा जरूर आपको। तो इस समझ में आपको आ गया ना, क्योंकि बगल से देखोगे तो एक लेयर ग्लास का भी मिल जाएगा आपको, तो वो बात नहीं, ऊपर से देखा जा रहा है तो लग रहा है कि यहाँ कैसा दिख रहा है, थोड़ा मोड़ा उठा हुआ दिख रहा है। क्यों, पहली रे तो नॉर्मल इंसिडेंस वाले केस से निकल जाएगी, दूसरी ऐसे जाएगी, तो ये क्या होगी, इधर झुक जाएगी। देखने वाले को क्या लगेगा कि ऑब्जर्वर है, देखने वाला लगेगा हाँ ऐसे रे आ रही है, तो ऊपर कहीं कट करेंगी तो यहाँ पे हमारा इसका इमेज बन जाएगा। ये बात आपको समझ लिए ना। चलो मान लिया इसका अपवर्तनांक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N2 है। ध्यान देना यहाँ पे बहुत गौर से देखना। मैंने मान लिया, माना वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, माना वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है,
और जहाँ से आप देख रहे हो, ऑब्जर्वर जहाँ से देख रहा है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1 है। अब एक बात और जान लो, किसको n2 किसको n1 मानना है। अब यह बात आपके मन में घर कर जाएगी, जहाँ पे वस्तु है उसे n2 मान लें ना, गलत हो जाएगा। जहाँ पे वस्तु है वस्तु को देख के n2 ना मानो, गलती कर जाओगे। यही छोटी छोटी बातें हैं, बहुत नोट कर लो यहाँ पे कि n2 किसको माने हो, n2 उससे मानना है जहाँ से रे क्या हो रही है, निकल रही है। तो एक बात और देख लो, यह जो है ना, अभी मैं सारी बातें क्लियर करता हूँ। यह वास्तविक गहराई d है और यह क्या है, यह आभासी गहराई d1 मान लो, d डैश कर लो, इमेज वाला आभासी गहराई है, मतलब ये आभासी की इतना ऊपर दिख रहा है, ठीक है। ये d और ये क्या d1 है। ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा है कम है, लेकिन यह भी नहीं जरूरी है कि हमेशा एक कम ही होगा। यह जरूरी थोड़ी है कि हमेशा d1 छोटा होगा d से, d डैश छोटा होगा d से, यह जरूरी नहीं है। कोई भी आगे पीछे हो सकता है। छोटी छोटी बातें मैं आपको गौर करा और नोट कर लो। यह जरूरी नहीं है कि d डैश छोटा हो d से, यह जरूरी नहीं है, कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, नोट कर लो। अब यहाँ पे देखो, n2 किसको मानना है, जहां से रे निकल रही है। अगर यही सब नहीं जानोगे तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में पक्का गलती कर जाओगे और फंसे रहोगे, कहोगे पता नहीं क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो n2 मतलब n2 किसको मानना है, जहां से रे निकल रही है। और n1 किसको मानना है, जहां रे जा रही है, जहां रे क्या हो रही है, जा रही है। तो जहां से रे निकल रही है उसे n2 मानेंगे, और जहां जा रही है उसे क्या मानेंगे, n1 मानेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, n2 बाई n1 इज इक्वल टू d बाई d डैश। n2 बाई n1 इज इक्वल टू d को क्या बोलोगे, वास्तविक गहराई, और d डैश को क्या बोलोगे, आभासी गहराई। यही होता है, d क्या वास्तविक गहराई है, d डैश क्या आभासी गहराई। इत नोट कर लो, तुम्हारी अदालत हमको पता है सबूत मांगती है, तभी देंगे, अभी देंगे, नोट कर लो, ये फार्मूला है, अभी सबूत भी देते हैं आपको कैसे हुआ। तो आपको पता है n2 किसको मानना है, इस सब केस में n2 किसको मानना है, जहां से रे निकल रही है, जहां से रे निकल रही है। अगर आप वो तो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये n2 किसको मानना है, अगर ऑब्जर्वर पानी के अंदर होता तब गड़बड़ हो जाएगा, सारा खेल बिगड़ जाएगा। बस छोटी छोटी बातें से समझते चलो। n2 किसको मानना, बस ये तुम सोचो, सब भुला के सोचो। n2 किसको मानना है, जहां से रे निकलती है। n1 किसको मानना है, जहां रे जाती है, जिस मीडियम में जाती है उसको n1 मानना है। और d बाई d डैश तो रहेगा, d मतलब वास्तविक गहराई, और ये क्या होता है आपका, आभासी गहराई। और ये भी लिख लो, ऑल डेप्थ मेजर्ड फ्रॉम, जो सारी गहराइयाँ हैं ना वो कहाँ से नापी गई हैं, सरफेस से। ये अभी जान लो कि जो सारी गहराई है कहाँ से नापी गई है, सरफेस से। नोट कर लो, नोट ना करोगे दिक्कत हो जाएगी। सरफेस से ये गहराई नापनी है आपको, तभी ये सब सत्य हो रहा है। अब प्रूव कराएंगे तभी और क्लियर कराएंगे आपको। और रे कैसा होना चाहिए, ये रे पैराएक्सियल होना चाहिए। ये सब बातें आपको नोट करना पड़ेगा। तो n2 किसको माने हो, जहाँ से रे निकल रही है। n1 किसको माने हो, जहाँ रे जा रही है, जिस वाले माध्यम में रे जाए उसका अपवर्तनांक। तो ये समझ, ये बात सोचना कभी भी बेटा कि वस्तु जहाँ पे है उसको n2 मान लेंगे, जहाँ पे देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये देखने वाला अंदर भी आ सकता है, तो क्या करोगे, दिक्कत पड़ जाएगी ना आपको। तो आप इसको लिख लो, मैं प्रूव कराता हूँ फिर इसको। तो चलो देखो डेरिवेशन। डेरिवेशन देखो कौन सा, कि n2 बाई n1 इज इक्वल टू d बाई d डैश, कि n2 बाई n1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। चलो मान लिया ये हमारा, मैं बढ़िया से थोड़ा बनाता हूँ, आपकी जगह दूंगा। मीडियम चेंज है, जान लो इतना बस कि मीडियम क्या है, चेंज है।
यह मीडियम फर्स्ट है, यह कैसा है, मीडियम फर्स्ट है, और यह क्या है, मीडियम सेकंड है। यहाँ पे आपका क्वाइन गिरा हुआ है, थोड़ा देखना, यहाँ पे ये आपका टब है मान लो बड़ा वाला, यहाँ पे आपका क्या हुआ है, वाटर में क्वाइन यहाँ पे आपका गिरा हुआ है। यहाँ पे अगर आपका क्वाइन गिरा हुआ है तो ऑब्जर्वर बाहर से देखता है तो आप घटनाएं देख, यहाँ से चलने वाली पहली रेस की नॉर्मल इंसिडेंस का केस होता है, सीधे निकल जाता है। दूसरा वाला क्या होता है, ये मान लो पूरी वास्तविक गहराई इनकी डी है, ये सरफेस है जो अलग कर रहा है सबको, दोनों माध्यमों को। यहाँ से दूसरी वाली रे जो कि ऐसे चलती है तो यहाँ पे आपका ये देखो, इसके लिए इंसिडेंस हो जाएगा, यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक नॉर्मल बनेगा, और ये क्या होगा, ऐसे कुछ निकल जाता है, और ये क्या होता है, पीछे मिलाने पर कहीं यहाँ मिलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही दूरी जो होती है ना, यही वाली, इसी को हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, यानी कि इसकी आभासी गहराई डी डैश है। समझ गया ना। और ये सारी रेज यहाँ पे लिख लेना, ऑल रेज आर पैराएक्सियल, ऑल रेज आर पैराएक्सियल, सारी जो रे है ना बहुत ही सटी हुई है, यानी कि थीटा टेंड्स टू 0। अगर आपकी इतनी छोटी सी आंख है तो कितना रे, सोच लो कि एक आंख से कितना रे, कितना पतला आएगा, थीटा टेंड्स टू 0 कहोगे हमेशा, यानी कि जितने भी एंगल दिख रहे हैं ना वो सभी टेंड्स टू 0 होंगे। चलो अब समझने का प्रयास करो। ये देखो यहाँ पे ये इसका नॉर्मल है, यहाँ पे तो हमको दिख गया इमेज हमारा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट का इमेज है, यहाँ से दो रे चली, पहला वाला नॉर्मल इंसिडेंस को पार किया, दूसरा वाला यहाँ पे ऐसे गुजरा तो अपवर्तित होकर कुछ ऐसे गुजर गया, ये इसका नॉर्मल हो गया। अगर देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे यानी क्या हो गया आई, और यह नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे यह हो गया हमारा कौन सा एंगल आर। चल अब बढ़िया से यहाँ से देखना, यहाँ से काफ़ी चीज़ें बदलने वाली हैं। यह हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, और यह हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे के बीच का एंगल। एक बात देखो जरा, यह दोनों लाइन आपस में पैरेलल आ रही हैं, यह दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल आ रही हैं तो दैट टाइम अगर देखो अब ये दो लाइन आपस में पैरेलल जा रही हैं, कोई तिरछी रे काट रही है तो जितना एंगल यह होगा उतना एंगल यह होगा, वही हाल इसका है, तिरछी रे काट रही है, अगर ये आई है तो यह भी कितना होएगा, आर होएगा, आई ही होएगा, दोनों सेम होंगे। अरे भाई एंगल देखो, दो पैरेलल लाइन है, एक तिरछी रे है, तो यह अल्टरनेट एंगल बने ना, आई तो आई हो गया। चलो एक बात और देखो, यहाँ पे यह वाला लाइन, यह लाइन पैरेलल है, और यहाँ पे यह अभी एक तिरछी रे ही तो है, एक तिरछी लाइन ही है। अगर यह आर है, यह एंगल देखो, ये तिरछी लाइन, यही वाला हाल है, दो पैरेलल रे, यहाँ पे तिरछी लाइन, अगर यह है बेटा आपका आर है तो यह भी कितना होएगा, आर ही, अगर यह आर है तो यह भी कितना होएगा, आर ही होएगा। यहाँ तक बात सेटिस्फाई करती है। चलो ऑल रेज आर पैराएक्सियल, यानी कि सारे रे आपस में पैराएक्सियल है। तो अब देखो जरा, इस वाले माध्यम के लिए, इस वाले माध्यम के लिए, अब मैंने बोला है आपको कि आपको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मानना पड़ेगा और एक n1 मानना पड़ेगा। n2 किसको मानना है, जहाँ से रे निकल रही है, जहाँ से रे निकल रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको n2 मानना है, और जहाँ रे जा रही है, जिस मीडियम में, जिस मीडियम से रे निकल रही है उसे क्या मानना है, n2, और जिस मीडियम में जा रही है उसे क्या मानना है, n1। ऐसे ही कुछ फार्मूला प्रूव करा जा रहा है। तो इसको n2 मानेंगे, इसको n1। तो अभी अभी आपने पढ़ा है स्नेल लॉ। स्नेल लॉ अभी पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है, स्नेल का लॉ क्या कहता है, यहाँ पे बोलिएगा n2 इंटू इसके वाले ज्या के साथ गुणा करना पड़ेगा, साइन आई इज इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा आपका n1 इंटू साइन आर। अभी पीछे पढ़ क्या है और स्नेल का नियम से, n2 साइन आई इज इक्वल टू n1 साइन आर। चलिए एक बात और जान लो, चूंकि सारे जो एंगल है ना, सारे एंगल बहुत ही जो भी है बहुत ही छोटे हैं, ऑल एंगल्स लिख लो यहाँ पे, ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल। और अगर एंगल वेरी स्मॉल के केस में है तो दैट टाइम आप जानते हो कि tan थीटा मतलब कि लगभग थीटा के बराबर होता है।
tan थीटा लगभग थीटा के बराबर, यानी कि अगर बहुत छोटा है तो अगर कोई कहता है tan 0.01 का मान बताओ तो यह लगभग क्या हो जाएगा 0.01 ही हो जाएगा। यह थीटा पूरा मतलब इसके बराबर है। उसी हाल में यह भी होता है, अब आप भी जान रहे हो कि साइन वाले केस में साइन 0 की ओर जाओगे तो मान घटता जाता है, तो यहाँ पे यह बोलोगे साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होगा, यह भी केस है, यानी कि साइन 0.01 लगभग 0.01 के बराबर होगा। अगर थीटा बहुत छोटा है तो चाहे ज्या के साथ लगाओ चाहे ना लगाओ मान बराबर होता है, और अगर आकाश थीटा हो जाएगा तो लगभग 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं यह भी वही दे रहा है, यह भी वही दे रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा लगभग tan थीटा के बराबर है। साइन थीटा लगभग किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन आई लगभग tan आई के बराबर है, और साइन आर लगभग tan आर के बराबर है। यह सब क्यों हो रहा है, पैरा एक्सियल के नाते हो रहा है। थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा, इतना छोटा है कि अगर उसके साइन के साथ लिया जाए तो फिर वही वैल्यू आपको आउटपुट में दे रहा है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर लगभग tan थीटा, क्योंकि दोनों सेम बिहेव करते हैं पीछे आने पर, 0 की ओर जाने पर, तो साइन थीटा लगभग अप्रोक्सीमेट में tan थीटा के बराबर हुआ, यानी कि थीटा चाहे आई लो चाहे आर लो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं n2 साइन आई का मतलब हम tan आई लिख सकते हैं, और n1 साइन आर का मतलब हम क्या लिख सकते हैं tan आर। ओके, अब देखो यार, अब यहाँ पे आओ फिगर में, n2 tan आई, अगर यह वाला आप ट्राइंगल देखो तो ये एक राइट एंगल का ट्राइंगल है, साइन अरे tan आई, तो क्या हो जाएगा, अगर यह दूरी मान लो ये x है, चलो मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका x अपान, देखो थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब बटे आधार कितना है टोटल, ये d है, टोटल मतलब कि रियल डेप्थ होता है d है, इज इक्वल टू n1 tan r। अब यह वाला ट्राइंगल देख लो, यह वाला ट्राइंगल लंब कितना है, फिर x है, और आधार कितना है आपका, यह वाला ये d डैश है आपका अपरेंट डेप्थ d डैश, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा n2 अपान n1 इज इक्वल टू d अपान d डैश। ये देखो जरा, n2 अपान n1 इज इक्वल टू d क्या है आपका, ये रियल डेप्थ है। वास्तव में मैंने बोला ना आपसे, अगर ग्लास में सिक्का डाल दोगे, ग्लास में सिक्का डाल दोगे तो तली में जाके बैठ जाएगा। अगर ग्लास आपका 15 सेंटीमीटर का है तो रियल डेप्थ 15 सेंटीमीटर होगा, बट अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो थोड़ा मोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा। इसका कॉज क्या है, इसका कारण यही है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट, यह घटना घटती है। तो यहाँ पे देखो जरा, n2 अपान n1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा रियल डेप्थ अपान, ये क्या हो जाएगा आपका एपरेंट डेप्थ। और यहाँ पे एक बात और नोट करना कि सारे जो मतलब कि जो भी डेप्थ मेजर किए गए हैं वो सरफेस से मेजर किए गए हैं। कभी कभी आपसे पूछ देगा ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो गड़बड़ कर जाओगे, तो यहाँ पे नोट कर लो, नोट में क्या लिखोगे, ऑल डेप्थ मेजर्ड फ्रॉम सरफेस। ओके, यह फार्मूला प्रूव कर लो, ये सब सवाल लगा जाएंगे, बड़े बड़े सवाल लगाएंगे हम लोग। अब मछली पकड़ेंगे, पतंग उड़ाएंगे, देखेंगे पानी में पतंग कितना जा रहा है, कितना मछली नीचे है, मार दिया जाएगा। तो इसको नोट कर लो, मिटाते हैं फिर आगे चलते थे क्या कहता है। तो ये आपके लिए बेहद ही उम्दा क्वेश्चन करके देखो जरा, आता है क्या, बहुत टफ मैंने मछली बनाई है। यहाँ मछली है, यहाँ बर्ड है, 36 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, ये एयर में है बर्ड और पानी में मछली है। इसकी पानी की सरफेस से गहराई 24 सेंटीमीटर है। दो सवाल, फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। जब बर्ड मछली को देखती है तो बताओ कि मछली की मतलब कि आभासी गहराई क्या, आभासी एपरेंट, वास्तविक तो 24 है, आभासी क्या होगा। एंड फाइंड एपरेंट हाइट, आभासी ऊंचाई ऑफ बर्ड, यहां पे लगा लो ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, यानी कि एक बार मछली पक्षी को देख रही है, बर्ड को देख रही है, और एक बार बर्ड क्या कर रही है, मछली को देख रही है। तो दोनों की अपनी अपनी आभासी गहराइयां बतानी है। तो कुछ सवाल को थोड़ा समझ के चलना।
नहीं तो मिस तो कर ही जाओगे। एक बार बर्ड देख रहा है यहां पे, अपने आप को सपोज करो तुम्हारी आंख देख रही है मछली को, पहले ही सपोज करो, ये छोड़ दो, ये वाला क्वेश्चन भुला जाओ, तुम ऊपर वाला खाली देखो कि तुम्हारी आंख, वही सिक्का वाला खेल है, कुछ है ना। सूत्र क्या पढ़ा है आपने, N2 अपान N1 इज इक्वल टू D अपान D डैश, वास्तविक बटे आभासी। अच्छा, ये सारी दूरियां सरफेस से थी, मछली देख रही है दूसरी बात है, हमने सूत्र प्रूव किया सरफेस से। तुम पहले यही गौर करोगे कि अगर यहां से देखा जाए, यहां से, हमने तो प्रूव यहीं से किया है, अगर यहां से देखा जाए तो आभासी गहराई क्या होगी इसकी। वास्तव में हम सरफेस से दूरियां लेते हैं, अभी बर्ड के लिए निकाल देंगे। ये पूछ रहा है कि बर्ड के लिए कितना होगा, बट अभी बर्ड के लिए नहीं करो, अभी बर्ड के लिए सवाल पूछ रहा है, अभी तुम सरफेस से देखना चालू करो। सरफेस पे आंख लगाया हमने अपना, देख रहे हैं। अच्छा देखो, वाटर है, वाटर का आप जान जाओ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 यानी कि 1.33 होता है लगभग, और एयर का तो 1 होता ही होता है। N2 किसको मानते हो, जहां से रे निकल रही है। आखिर यहां से आपकी आंख कैसे देख पाएगी, जब यहां से रे निकलेगी तभी ना, यहां से रे निकलेगी, देखो यही सब खेल है, थोड़ा छोटा छोटा, यहां से रे निकलेगी तब तुम्हारी आंख देख पाएगी। तो यहां से वो N2 है, N2 का मतलब कितना है, 4/3 है। N1 का मान कितना है, 1 है, जहां जा रही है, हवा में जा रही है, 1 है। D क्या है, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई कितना है, 24, और D डैश क्या है, आभासी गहराई, ये कट जाएगा, अरे ये कहाँ कटेगा, ये कटेगा, 6 आएगा, यानी कि D डैश बराबर 18, यानी कि यहाँ से इस सरफेस से अगर देखोगे तो ये 18 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा, यहाँ पे कहीं 18 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा ना। समझ में तो आपको आ ही रहा है, यहाँ से 18 सेंटीमीटर दिखाई देगा। लेकिन जब बर्ड देखेगी बर्ड, तो आप कहोगे कि अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाई बर्ड 18। ये अब सरफेस से हम बस ले सकते हैं, हमारा फार्मूला सरफेस से है, तो हम केवल सरफेस का काम करेंगे। अब बर्ड देखेगी तो सरफेस से 18 ही हो गया और 36 से हो गया, तो 36 + 18 ये आएगा 54 सेंटीमीटर। यानी कि बर्ड के लिए वो दूरी कितनी, तो कोई भी जगह ऊंचाई से हो रहा है तो आप पहले यहाँ से करो, बाद में जोड़ लेना अपना, क्योंकि सारे काम हम सरफेस से करते हैं। तो ये समझ में आ गया ना आपको। अरे वाह दर्दी, तुमने इतना टॉप बता दिया, हमको आएगा कहाँ नहीं, तुम मस्त हो। अरे छोड़ो, फालतू बात नहीं, यहाँ पे देखो, एंड फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। अब फिर कह रहा है कि अगर फिश देखे बर्ड को तब कितना हाइट होगा। अगर फिश देखे बर्ड को, बर्ड ना देखे फिश को। अब पिछली बार तुम इस मीडियम से देख रहे थे, अब की बार इस मीडियम से, ऑब्जर्वर अब की रे मछली हो गई। पिछली बार ऑब्जर्वर ये आंख था या बर्ड था, अब की बार ऑब्जर्वर फिश हो गया। अब की देखो ऑब्जर्वर पानी में बैठ गया। वही मैंने कहा था ना, N2 N1 का खेल यहाँ शुरू होता है बढ़िया से। तो पूछ रहा है फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड। तो सबसे पहली बात तो यही है, सबसे पहली बात क्या है, यही है, तुम अब की यहाँ से यहाँ देख रहे हो, यहाँ से कहाँ देख रहे हो, यहाँ, तो अब की बार यहाँ से देख रहे हो ना। सपोज करो भाई, सपोज क्या देख लो, अब की यहाँ से देख रहे हो, तो अब की बार डेप्थ वाला काम ये करेगा, ये अतल नहीं करेगा। अब की अतल नहीं कुछ करने वाला है, कुछ करेगा अभी बाद में करेगा। अब की बार तुम यहाँ से देख रहे हो, तो अब की वाला रियल डेप्थ वाला आपका 36 सेंटीमीटर काम करेगा, सरफेस से दूरी, ये 36 सेंटीमीटर वाला रियल डेप्थ है आपका। अब की बार तुम्हारा ऑब्जर्वर यहाँ बैठ गया है, तब तुम बाहर देख रहे हो, तब भाई तला छोड़ दो भाई, मछली के 24 छोड़ दो, मछली 24 सेंटीमीटर पे है, इसको छोड़ो। अब फिर लगाओ क्या, N2 अपान N1 इज इक्वल टू D अपान D डैश। अब की बार N2 क्या होगा, वही मैंने बताया था ना, जहां से रे निकल रही। अच्छा, मछली क्यों इनको देख पाएगी, क्योंकि इनसे रे आएगी। अब की बार रे कहाँ से आ रही है, अब की बार रे एयर से आ रही है। N2 किसको मानना है, रे जहां से आ रही है, जिस मीडियम से आ रही है, तो N2 अब की 1 हो जाएगा अपान, और N1 किसको मानना है, जिसमें रे आ रही है, तो 4/3 हो जाएगा इज इक्वल टू D क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 36 है टोटल। इसको पलट लो ना, पलट लो, पनिया के ऊपर हवा नीचे कर लो,
सवाल लगाने में हो सकता है, बट संभव तो है नहीं, बट सवाल लगाने में ऐसा हो सकता है। नीचे अगर एयर का दाब रहता है अभी संभव हो जाएगा। खैर, तो अब की बार यहाँ से देख रहे हो, सपोज करो फिश ऊपर है, पानी से नीचे देख रही है, तब की रियल डेप्थ वाला ये काम करेगा, तो 36 वाला काम करेगा ना। 36 नीचे आ चुका है, पूरा पलट दिया, पूरा केस पलट दिया। तो यहाँ पे N2 क्या है, N2 क्या है, जहाँ से रे आ रही है, तब की एयर से आ रही है तो उसका अपवर्तनांक, और N1 क्या है, जिसमें रे आ रही है, यानी कि पानी में आ रही है, पानी का अपवर्तनांक, ये D डैश लगा लो। अभी देखो मछली क्या देखे, मतलब मछली नहीं देख रही है, अभी मछली ना देख रही है। कोई भी चीज़ सरफेस से आके देखना, कोई भी चीज़ कहाँ से आके देखना, सरफेस से आके देखना। कोई भी चीज़ कभी भी देखना तो कहाँ से देखना, सरफेस से, इसकी सरफेस पे आकर देखना। हाई बाद में आपको ऐड करना पड़ेगा। अभी तो ये देखो यहाँ इस सरफेस से देख रही है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 36/D डैश, ये कट जाएगा, यानी कि D डैश बराबर 48। यानी कि अगर यहाँ से मछली का एक आँख, मतलब कि अगर कूद के यहाँ मक्खिया भर आ जाए तो यहाँ से लगेगा एक यहाँ पे है 48 सेंटीमीटर पर है। लेकिन अगर मछली देखेगी तो 48 तो यही हो गया, और मछली वाला मछली भी 24 नीचे है। तो एज सीन मतलब कि apparent height of bird as seen by fish। फिश तो इतना 24 पे है ही, 24 प्लस ये कितना 48, यानी कि 72 सेंटीमीटर आंसर। तो आप सरफेस से यहाँ से कोई काम ना करना बेटा, यहाँ से सूत्र में नहीं पढ़ रहे हो तुम, सरफेस से वाला सूत्र पढ़ रहे हो, तो सरफेस वाला काम करना तुम, और बाद में ये वाला ऐड कर लेना। समझ गया ना, कोई दिक्कत? इतना टफ सवाल है यार, वाह। ये देखो मैंने बोला ना, आपकी बार दूर बढ़ गया, आपकी बार इसमें क्या हुआ था, घट गया था। तो कौन D डैश बड़ा होगा कि D बड़ा होगा, ये कोई नहीं कह सकता है। यहाँ पे D डैश 48 है, D और D 36 ही है, तो देखो अब कि ये बड़ा हो गया। तो वो समझ जाना कि D डैश में छोटा, मैंने कहा ना वो सब कोई माने नहीं रखने वाले हैं, कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। अब सवाल पे आप कंसंट्रेट करो, इसको मिटा के अगला सवाल दिखाते हैं आपको। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, सवाल देख के आपका माइंड तो हिल तो जाएगा ही, लेकिन बड़ा ही आसान सा है। यह एयर का मीडियम है, यहाँ पे कांच का स्लैब रख दिया है, ग्लास है या फिर एयर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ रखा है, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में तो रिलैक्स होकर के पानी वानी पी लो, पानी वानी पी लोगे तो थोड़ा मोड़ा दिमाग काम करेगा। मैंने पी लिया है, मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता कहाँ होगा। अच्छा यहाँ देखो कहाँ से भटक जाते हो गुरुजी आप, यहाँ पे देखो यह है 20 सेंटीमीटर, यह 15, यानी कि इस वाले कांच के स्लैब से आई का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, और यह 15 है, और यह कितना है 10 है। ऑब्जेक्ट इससे 10 सेंटीमीटर नीचे है, ये तो तुमने सही करा। तो सबसे पहली बात यहां से देखना है, इसको कैसे देखेगा। हम तो आपको दो सरफेस के लिए पढ़ाए हैं, दो सरफेस पे काम कर लेना। दो सरफेस के लिए N2/N1 इज इक्वल टू क्या होता है, D/D डैश, रियल या अपरेंट होता है। यहाँ देखो पहले, यहाँ से देखो पहले, यहाँ से पहली बात तो यह, इसको भूल जाओ तुम, सारी कहानी भूल जाओ, अपनी आंख को इस सरफेस पर ले आओ। क्यों, मैंने क्या कहा, सारी कहानी भूल जाओ, अपनी आंख को इस सरफेस पर ले आओ। अपनी आंख को दो सरफेस पे काम करना, अभी जोड़ते वहां पहुंच जाएंगे। आपकी आंख ग्लास में से इनको देख रही है, क्योंकि अब की बार एयर से आप देखो आंख कैसी देखेगी भाई, क्योंकि इस वाले ऑब्जेक्ट से रे यहां जा रही होगी तभी तो देखेगी। इस पे आओ आप, N2 मतलब का जहां से रे जा रही है, N2 मतलब क्या, जहां से रे जा रही है, यानी कि इसका अपवर्तनांक, एयर का अपवर्तनांक एक है क्योंकि एयर से रे जा रही है। N1 का जिसमें रे जा रही है, तो ग्लास में जा रही है, तो 1.5 इज इक्वल टू D का मान कितना है, इसके लिए रियल डेप्थ कितना है 10 है, और आभासी वाला ना पता है। चलो तो D1 का मान मल्टीप्लाई कर दो, D डैश का मान 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये लगेगा, यदि इसको देखने पर लगेगा कि यह वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर है।
अच्छा एक बात और गौर कर रहे होगे, रेयरर से जब वर्चुअल में, रेयरर से जब डेंसर में देख रहे हैं तो ऊपर दिखाई दे रहा था, रेयरर से जब डेंसर में देखते हो तो वस्तु ऊपर दिखाई देती है, और जब डेंसर से रेयरर में देखते हो तो वस्तु नीचे दिखाई देती है। अभी जान लो, अगर आप विरल से सघन में देख रहे हो, जैसे आप हवा से अगर पानी में देख रहे हो तो वस्तु कहाँ दिखाई देती है? ऊपर दिखाई देती है। और अगर आप सघन से विरल में देख रहे हो, यानी कि अगर ग्लास से हवा में, ग्लास सघन है हवा विरल है, तब वस्तु नीचे दिखाई देती है। यानी कि ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर दूरी पर दिखा, I1 मान लो पहला वाला इमेज, ठीक है ना, 15 पर दिखा, आई डैश एक कितना हो गया, पहले वाले पहला सरफेस मान ले, पहला सरफेस दूसरा सरफेस है, पहले हमने काम किया फर्स्ट सरफेस के लिए काम किया है, तो ये 15 पे दिखाई दिया। और जैसे अगर पीछे वाले वीडियो जब आप देखते सीरीज से आ रहे हो तो ये हवाला इमेज इसके लिए अब काम करेगा, देखो ये क्या वर्चुअल इमेज है, इसके लिए काम करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। अब ये आंखियाँ यहाँ से देखेगी, ऊपर से नहीं देखते हैं, केवल तल पर से हटा के देख लो, वही माना जाता है, तल से हम दूरी लेते हैं। तो अब ये हवाली आँख क्या देख रही है, ये हवाली आँख अभी हम यहाँ से अगर ले लें तो ये हवाली आँख क्या देख रही है, वस्तु कितना दूर है, 15 15 30। ये हवाला जो इमेज बना है ना, ये कैसा होगा, इसके लिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आई डैश एक्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर, ये लिख लो E1, ये E1 इसको लिख लो, I1 या I2, E2 लिख लो। अभी हवाला देखिएगा कितना दूरी पर है, 15 15 30, यानी कि दूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बढ़िया से अपना लैंग्वेज लिखना, 30 सेंटीमीटर पे दिख रहा है। अब इसके लिए फिर हम क्या लगाएंगे, अब इस सबको भूल जाओ, अब देखो ग्लास हो रहा है यहाँ पे, N2/N1 इज इक्वल टू क्या होता है, D/D डैश। इस आँख के लिए इस वस्तु की वास्तविक गहराई 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि D का मान 30 ले लेंगे और D डैश हमको ना पता है। N2 का फिर, अब देखो यह सरफेस है, यह सरफेस है, दो ये लोग भर हैं। अब N2 क्या होता है, अब ये वाली आँख इस वस्तु क्यों देख पा रही है, क्योंकि यहाँ से ये क्या हो रही है, जा रही है। ये रे वास्तव में किससे होकर के जा रही है, ग्लास से होकर के जा रही है। N2 का मतलब क्या, जहाँ से रे जा रही है, जहाँ से ग्लास से होकर के रे जा रही है, तो ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 लेंगे बटे N1 का मतलब क्या, जिसमें रे जा रही है तो एयर में जा रही है, इसका 1 लेंगे तो हो जाएगा D डैश बराबर 30 बटे 1.5, 300 बटे 15, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये अब देख रहे हो, ये आँख अगर देखेगी इनको तो वस्तु कहाँ पे दिखाई देगा, 20 सेंटीमीटर, 30 टोटल है, टोटल तो 30 हो गया, टोटल 30 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ कहाँ पे, यहाँ कहीं 20 पे दिखाई देगा। अगर ये वाली आँख देखेगी, हमको इसी का बताना था आंसर, ये वाली आँख देखेगी जो मेन वाली आई है तो 20 और ये टोटल है 20, 40 सेंटीमीटर पर, तो हो जाएगा एफरेंट डेप्थ ऑफ ओ एज सीन बाई आई इज इक्वल टू 20 + 20 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आंसर। तो एक छोटी सी बात पर ध्यान देना कि हमेशा ऊंचाई से दूरी कभी मत लेना, यहाँ पे आ लेना तब देखना और बाद में उसको जोड़ लेना, यही बस खासियत है इन सवालों में। क्योंकि फार्मूला प्रूफ किसके लिए हुआ है, सरफेस के लिए। उम्मीद करते हैं कि अब इससे बढ़िया तो अब अगले जन्म में मिलेंगे तब समझाएंगे, ठीक है, भाव मत मारो, चलो सवाल लिखो फटाक से। हो गया तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेकर के। तब तक बेटा आप पढ़ते रहो, लगाते रहो सवाल को, झूमते रहो, जामते रहो, खाते रहो, पीते रहो, क्या है उदास बैठते हो, हंस लो थोड़ा मोड़ा। चलो बंद करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बेटा बढ़िया से एंजॉय करो अपनी लाइफ को, पढ़ो या ना पढ़ो बट अच्छे काम करो, अच्छे काम में पढ़ाई भी आती है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।